क्या हुआ था अंदर जिस तरीके से हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर? ऐसे किसी ने उसका वीडियो बनाकर वो वायरल हो गया, जो कि सभी ने देखा। आप भी एक मुस्लिम महिला हैं मैम, तो क्या आप खुश हैं कि यूसीसी आने वाला है? बड़ी और बहुत खुशी की बात है कि मैं अपनी ज़िंदगी में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो इम्प्लीमेंट होता भारत में देखूंगे। पाकिस्तान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन भारत में नहीं है। एसटी हसन सांसद एवं प्रतिनिधि हैं समाजवादी पार्टी के, उनका कहना है कि मुसलमान शरिया से ही चलेगा और हम तो भाई यूसीसी नहीं मानेंगे। हम ख़ास तौर से मैं मुस्लिम समाज की बात करी, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड और ट्रिपल तलाक के लिए मैंने वर्षों काम किया। वो ये जो चार शादी वाला कॉन्सेप्ट है मैम, इसको हमको थोड़ा समझाइए कि अगर यूसीसी आ जाता है तो क्या चार शादी खत्म हो जाएगा, क्या होगा? कि आपने ट्रिपल तलाक में भी मामले सुने होंगे कि एक महिला को तलाक तलाक बोला और उसको निकाल दिया। उसका ना कोई मेंटेनेंस है, ना उसका कोई एलिमनी है, ना बच्चों का कोई खर्चा है। तो ये प्रभावित होती हैं महिलाओं। इस देश की मुस्लिम महिलाओं के साथ दोहरा व्यवहार होता आया है। और जो 1985 में शाहबानो के समय में जो वृद्ध महिला थी, अपने गुजारे भत्ते के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है जो कि अपने आप को मुसलमानों का कहती है कि हम उनके खैर ख्वाह हैं, उनके अधिकारों के लिए काम करते हैं। लेकिन उनसे कोई ज़रा पूछे कि अगर आप मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करते आए हैं तो इतने वर्षों से आपने कभी ट्रिपल तलाक के लिए, अवेयरनेस के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन भारत में तो संविधान ही चलेगा। अगर इंडियन पीनल कोड, सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो कभी इंडियन पीनल कोड के लिए नहीं कहते कि हम नहीं मानेंगे। हम उनको क्या तो बोल रहे चाहिए हैं कि यूसीसी आने के बाद भी नफरत बढ़ेगा, तो ऐसा किस तरह से बयान बढ़ेगा? राम मंदिर के बाद नफरत नहीं बढ़ा तो 330 वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से कैसे बढ़ेगा? उसमें तो समानता की बात है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। 3 तलाक, धारा 370, राम मंदिर, उसके बाद अब मोदी सरकार जो है यूसीसी लाने के मूड में है। जी हां, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून पर चर्चा है। आपको बता दें कि विधि आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए धार्मिक संस्थाओं और आम लोगों से अभिप्राय मांगी है कि एक देश एक कानून कितना जरूरी है या कितना सही है। लेकिन अभी नोटिफिकेशन ही जारी हुआ है, कानून पर अभी चर्चाएं हो रही है। लेकिन उससे पहले ही देश में राजनीतिक माहौल जो है काफ़ी गर्म है। बीजेपी यूसीसी के पक्ष में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क हो, एसटी हसन हो, मौलाना अरशद मदनी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, यूसीसी पर खुलकर मुखर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूसीसी जो है मुसलमानों के हित में नहीं है, हम शरिया मानेंगे, यूसीसी को नहीं मानेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 6 महीने बाद लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, उस पर भी राजनीति हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन जब आता है तभी बात यूसीसी की होती है। इस पूरे मैटर को समझेंगे। आज मेरे साथ जाने मानी चेहरा है अंबर जैदी मैम। आप तमाम टीवी डिबेट में मैम को देखते होंगे। तो मैम, पहला सवाल मैम आपसे यही जानेंगे कि अभी तो सिर्फ चर्चा हो रही है यूसीसी पर, अभी से ही लोग इस पर सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? आपके हिसाब से यूसीसी देश हित में है या नहीं? बिल्कुल यूसीसी देश हित में है, क्योंकि हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत दुनिया का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारा संविधान सबको समान अधिकार सुनिश्चित करता है। और आर्टिकल हम 44 की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसके हिसाब से हमारे देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जानी चाहिए थी, जो कि अब तक नहीं हुई है। और जैसे कि मैंने कहा कि जब हमारे देश का जो आर्टिकल 14 है वो समान अधिकार सुनिश्चित करता है, फिर उसके बाद हम अगर अपने देश में देखें तो जब सिविल राइट्स हैं वो धर्म के आधार पर बनाए गए, हिंदू मैरिज एक्ट, या फिर हम उसकी क्रिश्चियन की बात करें, या फिर मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉज, तो पर्सनल लॉज धर्म के आधार पर बने हुए। हमारे यहाँ जो दंड संहिता है, जो इंडियन पीनल कोड है, वो सबके लिए यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। जब हम सिविल राइट्स की बात करते हैं तो सिविल राइट्स सबके धर्म के आधार पर, यानी कि जैसे आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, तो जबकि ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है। अगर संविधान सबसे पहले सबको समान अधिकार सुनिश्चित करता है तो धर्म के आधार पर किसी के सिविल राइट्स अलग अलग कैसे हो सकते हैं? दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन भारत में नहीं है। वो इसी वजह से जिन लोगों की आपने बात की स्टार्टिंग में कि राजनीति के लिए अब बयान दे रहे हैं, ओवैसी हो, मदनी हो, या फिर शफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन, ऐसे लोग जो इस ही आधार पर अपनी राजनीति को जिंदा रखते हुए आए हैं। और अगर हम बात करें कि इससे प्रभावित कौन होते हैं, इससे प्रभावित सिर्फ और सिर्फ महिलाएं और बच्चे होते हैं। हम ख़ास तौर से मैं मुस्लिम समाज की बात करी, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड और ट्रिपल तलाक के लिए मैंने वर्षों काम किया। वो तो थैंकफुली उस पर कानून बन गया। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमारी दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन थी, फिर वो ट्रांसफ़र हुई सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद अब हम यहाँ तक पहुँचे। इनफैक्ट मैं कल लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी जी से भी हम लोग मिले थे और अपने सुझाव हमने
हमने उनको दिए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो ये महिलाओं के समान अधिकारों की बात है। कि आपने ट्रिपल तलाक में भी मामले सुने होंगे कि एक महिला को तलाक बोला और उसको निकाल दिया, उसका ना कोई मेंटेनेंस है, ना उसका कोई एलिमनी है, ना बच्चों का कोई खर्चा है, तो ये प्रभावित होती हैं महिलाओं। हालांकि इस्लाम इस बात को कहता है कि आप उस औरत को खर्चा दीजिए, बच्चे की जिम्मेदारी उठाइए, लेकिन शरीयत के नाम पर वो मनचाही अपना कहा कि आपकी तलाक हो गई, अब आप जाइए, कोई पूछने वाला नहीं होता। जो कि मुझे लगता है कि इतने वर्षों से भारत की मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की अवहेलना हो रही है और उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से लगाई जा रही है। और अभी तो सिर्फ सुझाव मांगे हैं लॉ कमीशन ने, तो अभी उस तरह से चर्चा भी नहीं हुई है जिस तरह से होनी चाहिए। आगे अभी सुझाव आएंगे, फिर ड्राफ्ट बनेगा, फिर इस संसद में उस पर बहस होगी, जिस तरह से भी आगे जो भी प्रोसेस है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है काफ़ी समय से, और सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली इस देश की महिलाएं और बच्चे हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम समाज की। इस देश की मुस्लिम महिलाओं के साथ दोहरा व्यवहार होता आया है। और जो 1985 में शाहबानो के समय में जो वृद्ध महिला थी, अपने गुजारे भत्ते के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको राहत मिली थी। लेकिन उस समय की सरकार ने, जो कई लाख मुसलमान इंडिया गेट पे इकट्ठा हुए, उस फैसले का विरोध करने के लिए उनके प्रेशर में आके उस फैसले को बदला। इसी से क्या फ़ायदा होगा मैम, देश में क्या बदलाव होगा? बदलाव ये होगा कि हर एक महिला को, चाहे अंबर जैदी हो या कोई सीता हो या कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, हर एक के समान अधिकार होंगे। शादी में, शादी किस तरह से रजिस्टर होगी, शादी के बाद अगर किसी की डिवोर्स हो जाती है तो वो उसके बाद उनको एलिमनी, गुजारा भत्ता, उनके बच्चों के मेंटेनेंस, उनको उनके माँ बाप की जायदाद में बराबर हक, सक्सेशन, अडॉप्शन का अधिकार, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को अडॉप्शन का अधिकार नहीं है। तो हर एक महिला को किसी भी धर्म जाति की हो, जिस तरह से एक तरह से सज़ा मिलती है, उसी तरह से सिविल राइट्स भी एक जैसे हो जाएंगे। आपके हिसाब से मुसलमानों के हित में है यूसीसी, तो फिर शफीकुर रहमान क्यों कह रहे हैं कि देश में नफरत बढ़ेगा? फिर आकर ओवैसी क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को पीछे धकेलने के लिए कानून लाया जा रहा है? क्यों, आखिर उन लोगों का ऐसा बयान क्यों है? उन लोगों का बैन इसलिए है क्योंकि वो लोग जो इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, जो इदारे चलाते हैं, चाहे देवबंद हो, नदवा हो, या फिर हम बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो वो यही करके मुसलमान महिलाओं के अधिकारों को वो कहीं ना कहीं अपने हाथों में रखते हैं, उनके अधिकारों को उनसे वंचित रखते हैं और अपनी दुकानें चलाते आए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक NGO है जो कि अपने आप को मुसलमानों का कहती है कि हम उनके खैर ख्वाह हैं, उनके अधिकारों के लिए काम करते हैं। लेकिन उनसे कोई ज़रा पूछे कि अगर आप मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करते आए हैं तो इतने वर्षों से आपने कभी ट्रिपल तलाक के लिए, अवेयरनेस के लिए कोई काम नहीं किया, या जो इस्लामिक अधिकार या शरिया के कानून के हिसाब से महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, उसके लिए आपने क्या किया? बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। मौलाना अरशद मदनी का एक बयान आया मैम कि 45 से 50 वर्ष की जो औरतें होती हैं वो बूढ़ी हो जाती हैं, 80 वर्ष तक जो आदमी होता है वो जवान होता है, इस्लाम के अनुसार 4 शादियों की इजाज़त है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और अरशद मदनी बार बार कह रहे कि यूसीसी हमको कबूल नहीं होगा। उनको कबूलना है तो कबूल ना करें, हम तो नहीं कहते वो कबूल करें। बिल्कुल, अगर उनको नहीं कबूल है तो आप वो जा सकते हैं अफ़गानिस्तान, जहाँ पर उनको उनके हिसाब से कानून मिले, या अपना कुछ और वो अपना एक कोई जजीरा अलग से बना सकते हैं। लेकिन भारत में तो संविधान ही चलेगा। अगर इंडियन पीनल कोड, सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो कभी इंडियन पीनल कोड के लिए नहीं कहते कि हम नहीं मानेंगे, हम तो शरिया ही मानेंगे। शरिया के हिसाब से ही मुसलमानों के अगर कोई चोरी करता है तो हाथ काट दीजिए, अगर कोई रेपिस्ट होता है मुसलमान तो संसार करके मार दीजिए। तो ये दोहरा रवैया सिर्फ महिलाओं के अधिकारों को वंचित करने के लिए, उनको उनके अधिकारों से दूर करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है। अगर महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी, बाहर निकलेंगी, तो वो सरदारी किसकी करेंगे? ये जो 4 शादी वाला कॉन्सेप्ट है मैम, इसको हमको थोड़ा समझाइए कि अगर यूसीसी आ जाता है तो क्या 4 शादी खत्म हो जाएगा, क्या होगा? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सबके लिए एक ही शादी, जिस तरह से और धर्मों में एक समय पे एक बीवी रख सकते हैं, उसी तरह से मैं स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो इसमें कुछ इस तरह का प्रावधान हो सकते हैं जो हमने भी सुझाव दिया और हमारी पिटीशन भी रही है शून्य उपाध्याय जी और हम लोग, हमारा क्योंकि काफ़ी समय से सुप्रीम कोर्ट में, पहले दिल्ली हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, और हम लोग लॉ कमीशन के चेयरमैन साहब से भी मिले। तो उसमें जो सुझाव हमारे हैं उसमें यही है कि एक तरह से सबकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो, और उसके बाद
तलाक के यूनिफॉर्म ग्राउंड्स हों एक जैसे, और एक जैसी मेंटेनेंस हो तलाक के बाद, गुजारा भत्ता एक जैसा हो, इनहेरिटेंस एक तरह की सबको मिले, यानी कि माँ बाप की जायदाद में हिस्सा बराबर हो, सक्सेशन का अधिकार सबको एक जैसा होना चाहिए, माँ बाप की देख रेख का अधिकार, और अगर जैसे कोई महिला मर गई है और उसके कोई और बहन भाई नहीं है तो उसके माँ बाप की जो देख रेख है उसका भी जिम्मा उसके पति पे हो। इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं, तो जी सबके लिए एक हो जाएगा, और एक शादी एक समय में वो सबके लिए। तो ये कुछ ऐसे मेजर बिंदु हैं जिन पे बात हो रही है, और भी जो सुझाव हैं उसके लिए दरवाजे खुले हैं, जिनको सुझाव भेजने हैं वो भेज सकते हैं। तो ये कहना कि बीजेपी इस कानून का, वो कृषि कानून लाई थी तो कोई चर्चा नहीं की थी, आज चर्चा हो रही है, चर्चा नहीं की जाती तो कहते हैं चर्चा कीजिए, और अब चर्चा की जा रही तो कहते हैं चर्चा क्यों हो रही है। तो विरोध की बात है, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी और बहुत खुशी की बात है कि मैं अपनी ज़िंदगी में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होता भारत में देखूंगी। क्या मोदी जी मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने वाले हैं? उम्मीद तो ऐसी की जा रही है, और ऐसा हो ये मैं उम्मीद रखती हूँ। 3 तलाक आया तो मैं मुस्लिम महिलाओं को तो आज़ादी मिली, एक तरीके से पहली जीत माना जाएगा उसका? बिल्कुल, वो एक शुरुआत थी, लेकिन जो बराबरी रियल माने में मिलेगी वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से ही मिलेगा। एस टी हसन सांसद एवं प्रतिनिधि हैं समाजवादी पार्टी के, उनका कहना है कि मुसलमान शरिया से ही चलेगा और हम तो भाई यूसीसी नहीं मानेंगे। और एक तरफ अगर दूसरी तरफ बात आती है तो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो ये दोहरा रवैया क्यों बार बार करते हैं? देखिए, मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जिसका जो धर्म है वो वैसे ही चलेगा। आपको नमाज पढ़नी है, पूजा करनी है, गुरुद्वारे जाना है या आपको चर्च जाना है, सब जाइए। ये जो भ्रम फैलाते हैं कि आपको आपके जो धार्मिक अधिकार हैं वो छिन जाएंगे, किसी का कोई धार्मिक अधिकार नहीं छिनेगा। और मुझे लगता है कि देश के जो महिलाएं हैं, ख़ास तौर से सभी धर्मों की और स्पेशली मुस्लिम महिलाएं, वो इसके समर्थन में आए, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं उन महिलाओं के बीच काम करती हूँ, उनको किस हद तक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, उनको उनके हक से वंचित रखा जाता है। तो मुस्लिम महिलाएं तो इसका पुरजोर स्वागत कर रही हैं और करेंगी, लेकिन ख़तरा जिन लोगों को है उन लोगों को रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है। ये एक बड़ी चीज़ है और बड़ी शुरुआत है। वैसे खुद मैम एक पढ़े लिखे सांसद हैं, उनको लोग पसंद भी करते हैं, उनके फॉलोवर्स भी ज़्यादा, लेकिन वो वैसे भी बार बार कहते हैं कि मुसलमानों को पीछे धकेलने के लिए कानून है, मैं तो यूसीसी का कभी समर्थन करूंगा ही नहीं। जीते जी वो करेंगे तो फिर उनको सुनेगा कौन? अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करेंगे, सारे मुसलमानों को बराबरी के अधिकार मिल जाएंगे, तो फिर वो मुसलमानों के खैर ख्वाह बनकर राजनीति किस तरह से करेंगे? ये तो उनकी दुकान है ना, दुकान बंद हो जाएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो। 2024 का क्या माहौल लग रहा है मैम? आप क्षेत्र में भी जाती हैं, लोगों से मिलती हैं डोर टू डोर माध्यम से, तो क्या लग रहा है 2024 6 महीने बस वक्त बचे हुए हैं, तैयारियां शुरू हो गई है, क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि 2024 की बात करें तो हालांकि कांग्रेस की तरफ से अगर राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, विदेशी दौरे भी किए, बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना असरदार साबित हो पाएगा। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, उनके कार्यकाल की बात करें, तो बहुत बड़े बड़े एक ऐसे जो इनिशिएटिव जो लगता था कि वो नहीं हो सकते, जिनको कभी अगर छुआ जाए, जैसे कि राम मंदिर, 370, 35A, ट्रिपल तलाक, अगर ऐसा हो गया तो पता नहीं कौन सी प्रलय आ जाएगी और देश तहस नहस हो जाएगा। लेकिन सब कुछ इतनी खुशी से, आराम से हुआ और इस देश के लोगों ने स्वागत भी किया। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है कि राजनेता सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं कि इस देश की जनता भड़काऊ है। नहीं, लोग समझदार हैं, उनको पता है उनको क्या तो चाहिए। यूसीसी आने के बाद भी नफरत बढ़ेगा, तो ऐसा किस तरह से बढ़ेगा? राम मंदिर के बाद नफरत नहीं बढ़ा तो 335 वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से कैसे बढ़ेगा? उसमें तो समानता की बात है। अंतिम सवाल मैम, एक डिबेट का बहुत चर्चा हो रहा था जिसमें सुबही खान थी, शोएब जमई थे वहाँ पर, उसके बाद आप भी वहीं उस पैनलिस्ट में आप भी शामिल थी। क्या हुआ था अंदर? जिस तरीके से हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, आप खुद वहाँ चश्मदीद थी, साथ में थी, क्या कहेंगे आप, क्या हुआ था? 72 हूरों के विषय पर बहस चल रही थी और उसी के बीच में शोएब जमई ने सुबही को लेकर कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि आप सबने वायरल वीडियो में भी देखा होगा। उसके बाद सुबही गुस्सा हुई और उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोला। उसी के बाद वो भी गुस्सा हुए, उन्होंने हाथ उठाया, उन्होंने भी उनके ऊपर हाथ उठाया और काफ़ी बात बिगड़ गई और वहीं पर शो की रिकॉर्डिंग भी रुक गई। और ऑडियंस में कुछ लोगों ने, शायद जो स्टूडेंट्स या ऑडियंस थे, उनमें से किसी ने उसका वीडियो बनाकर
वो वायरल हो गया, जो कि सभी ने देखा।